अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इटावा की घटना ने सनातन को शर्मिंदा किया है। इटावा की घटना में जिस प्रकार से पिछड़े समाज के एक कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ बेहद अपमानजनक घटना की गई, उसने पूरे समाज के साथ साथ हम सबको झकझोरा है और ये बताया है कि जब हम विकसित भारत और विकसित देश होने की बातें करते हैं तो किस तरह से जातिगत घृणा आज भी समाज में बहुत डीप लोगों के मन में गहरी छाई हुई है। इटावा की घटना ने उस तड़ांध को उजागर कर दिया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इटावा की घटना से आप सब वाकिफ होंगे। आप सब ने टेलीविज़न, अखबारों और इंटरनेट मीडिया में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं इसके बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान जब मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला है और भारत चंद्रमा पर पहुँच चुका है, तब उसके बाद भी आज हमारे देश में कुछ ऐसी सोच के लोग मौजूद हैं जिनको ज्ञान एक जाति से चाहिए या जो ज्ञान को जाति के दायरे में बांधना चाहते हैं। इटावा की घटना पिछड़े समाज के कथावाचकों का एक कथावाचक इटावा के एक गांव पहुंचते हैं। वहां पर भगवत पाठ होता है। बहनों भाइयों, वो स्वयं से नहीं पहुंचे थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था और वो भागवत का पाठ कर रहे थे और बड़ी संगीतमय प्रस्तुति है उनकी। उनके कभी यूट्यूब चैनल पे जाएं और देखें, पूरे भक्ति भाव के साथ संगीतमय प्रस्तुति करने वाला, भागवत पढ़ने वाला एक पूरा इन्होंने एक कमेटी बना रखी थी। इटावा के भीतर इनके साथ जिस तरह का अपमानजनक, घिनौना और गंदा व्यवहार हुआ वो बड़ा अचरज करता है, क्योंकि जिन लोगों ने बुलाया उन्होंने ही जाति पूछने के बाद इनके साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया, इनका सिर मुड़ाया, इनके साथ बदतमीजियां की, चोटी काट ली और बताते हैं कि यूरिन भी इनके ऊपर डाला गया। हो सकता है कि इसमें आईपीसी की धाराएं कम लगे, हो सकता है कि किसी को ये लगे ये कोई अपराध नहीं है। बहनों भाइयों, समाज के प्रति ये सबसे बड़ा अपराध है। यह अपराध सनातन के खिलाफ है और यह अपराध ईश्वर के खिलाफ किया गया अपराध है, जिसको भगवान भी कभी माफ नहीं कर सकता। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, एक से बढ़कर एक ऋषि, मुनि, साधु, संत हुए हैं जो अलग अलग पंथ से आए हैं, अलग अलग जातियों से आए हैं। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, संस्कृत में लिख दी। वो किस समाज से आते थे? आज जो लोग इस दंभ में हैं कि कर्मकांड, भागवत पाठ, गीता या रामचरितमानस कहने का या बोलने का अधिकार सिर्फ उनका है, वो दरअसल समाज को एक करने वाले नहीं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जाति के घिनौने कृत्य में सम्मिलित हैं और जो जाति की थाती मानते हैं कि ये जाति सिर्फ यही काम कर सकती है। बहनों भाइयों, यही बात तो मनुस्मृति कहती है। ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। भारत का संविधान प्रत्येक धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आज़ादी के साथ प्रैक्टिस के बारे में खुली छूट देता है। संविधान प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में मनुस्मृति घुसी हुई है और वो उसी जातीय व्यवस्था को मानते हैं। ईश्वर क्या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है? ईश्वर क्या सिर्फ अपर कास्ट के लिए है या राजपूतों के लिए, वैश्यों के लिए? बहनों भाइयों, ईश्वर हर दिल में है, हर आत्मा में है, हर जाति में है। और मेरा ये मत है कि ईश्वर उनके साथ है जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं और समाज में पीछे छोड़ दिए गए हैं। जब हम ये कहते हैं कि समाज की अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो उसके साथ इतना बड़ा सामाजिक अपमान कोई कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? आप इन संतों के, कथावाचकों की इन टोली के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, इनके घर परिवार पर, हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जाति के अपमान से गुजरा है सिर्फ वही इस पीड़ा को समझ सकता है। हम सबको मिलकर इस घटना का प्रतिकार करना चाहिए, इस घटना की निंदा करनी चाहिए। यह घटना समाज को जोड़ने वाली नहीं है, तोड़ने वाली है। धर्म पर किसी जाति का कोई एकाधिकार नहीं हो सकता।
क्या ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान के लिए हैं? क्या क्षत्रिय सिर्फ लड़ने के लिए हैं? क्या वैश्य सिर्फ रोजगार करने के लिए हैं और बाकी क्या शूद्र हैं? क्या ये सामाजिक व्यवस्था कुछ लोग चाहते हैं? बहन भाइयों, इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुंठित लोग आज भी दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति जातीय घृणा का भाव रखते हैं। वो उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है, चाहे वो शहर हो और चाहे गांव हो। हम सब मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जातिवाद कुल बुलाता रहता है। और ऐसे एक दो नहीं हैं, समाज में बहुत से लोग हैं जो आज भी जातीय घृणा के शिकार हैं। कुछ करते हैं और कुछ उसे सहते हैं, लेकिन सहने वाला वही है जो जाति के क्रम में नीचे है। आखिर इनको छूट किसने दी? इनके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ सामान्य धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई कर देने से इस तरह का घृणा खत्म नहीं होगी। एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है समाज के भीतर कि भगवान सबके हैं, धार्मिक ग्रंथ सबका है और इसे बोलने, सुनने, कहने और इसको परिभाषित करने का हक उन सभी सनातनियों को है जो इस धर्म से संबंधित हैं, और ये धर्म उन्हें खुली छूट देता है। बहन भाइयों, किस समाज के साधु संत नहीं हुए? और हम सब उनकी आराधना करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके प्रति सम्मान और आराधना का भाव रखते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के कुकृत्यों में शामिल हैं, जो हिंदू एकता, सनातन एकता को तोड़ने का कृत्य करते हैं। जब हम सबको जोड़ने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्म उनकी बपौती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। भगवत कथा सबके लिए है। अगर पीडीए समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है, पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश जी को तो हर चीज में पीडीए दिखाई पड़ने की आदत पड़ गई है। घटना हुई, तत्काल स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया, एफआई दर्ज हुई है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। जात, वर्ग, धर्म के आधार पर न कोई सरकार पक्षपात करती है और न किसी प्रकार का बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा इस तरह की भावना से कोई भी उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया जाता है। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा में मेरे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए सम्मिलित हैं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने पत्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी हमारे साथ हैं, किशन देव मौर्य मौजूद है मेरे साथ, महान दल से जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। स्वामी प्रसाद जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। और इटावा की घटना ने सनातन समाज, हिंदू समाज, उत्तर प्रदेश और देश को क्या संदेश दिया है? देखिए ब्रजेश जी, चूंकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सामयिक मुद्दे को आपने अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया है। इस विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इटावा में जो भी घटना घटित हुई है, जिसमें कथावाचक मणिकुमार और संत कुमार यादव के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, सिर मुड़वाया गया, चोटी काटी गई, रात भर बंधक बना करके प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उनसे जुर्माना के रोड पर एक रकम भी ली गई और अंत में मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र होने का अभयदान भी दिया गया। हम समझते हैं इस घटना की जितना भी निंदा की जाए उतना ही कम है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा हो, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया जा रहा हो, ऐसी हालत में इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार जो संविधान विरोधी भी है, अमानवीय भी है
अव्यवहारिक भी है, कानून विरोधी भी है। हम समझते हैं ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना सरकार का चाहिए। कहना है कि आरोपियों को क्योंकि गिरफ्तार करके जेल भेज आज दिया गया सभ्य है। समाज गिरफ्तारी भी कई प्रकार की होती है। कमजोर धाराओं में भेज दिया जाए, 2-4 दिन में जमानत हो जाएगी। लेकिन संविधान विरोधी, राष्ट्रद्रोही कार्य करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि अन्य लोगों को इसका एक संदेश और सबक भी जाए कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सजा हो सकती है। इस प्रकार का भी संदेश जाना चाहिए, क्योंकि कानून की हनक ही कानून राज चलाता है, और कानून की हनक अगर गायब हो गई तो गुंडा राज और जंगल राज अपने आप पैदा हो जाता है। इसलिए कानून की हनक होनी चाहिए, और कानून क्या की आपको हनक लगता तभी है होनी कि ये चाहिए जातीय जब वैमनस्यता ऐसे गलत काम इन करने दिनों वाले कुछ लोगों के खिलाफ अधिक कठोर बढ़ गई कार्रवाई। है, या पहले से हमारी सोसाइटी में डीप ये बहुत गहरे पैठ कर चुकी है? नहीं, स्वाभाविक रूप से आज किसी आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब कर देना, दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके मोछे पर ताव देना, कथावाचक यादव बंधुओं के साथ बदसलूकी कर जातीय स्वाभिमान का परचम लहराना, साथ ही साथ हम समझते हैं भाजपा में इस प्रकार के कृत्य की बाढ़ आई है। पहले भी सरकारें होती थी, लेकिन जब से हिंदू मुस्लिम की राग अलापना शुरू हुआ, जब से मस्जिद मंदिर की बात चली, तब से धर्म के ठेकेदारों के हौसले बड़े बुलंद हैं। धर्म के ठेकेदार एकाधिकार अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। वो जानते हैं हम कुछ भी करेंगे, सरकार हमारी है और सरकार से हमें अभयदान मिलेगा। इसलिए आज ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है जो पूर्व में देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज मैं ब्रजेश जी आपसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो धर्म के नाम पर इस प्रकार का नंगा नाच किया जाता है, धर्म के नाम पर इस देश के विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ शोतला व्यवहार होता है, अमानवीय कृत्य होते हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म का हमेशा ह्रास हुआ है। ये तमाम लोग जो इस्लाम धर्म कबूल किए हैं, ईसाई धर्म कबूल किए हैं, बौद्ध बने हैं, जैन बने हैं, सिख धर्म का इजाद हुआ है, ये सब कभी तथाकथित हिंदू ही थे। लेकिन जातपात का शिकार होने के नाते, जातपात के नाम पर नंगा नाच सहने के नाते, जातपात के नाम पर जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां देखने के कारण ही तमाम लोग समय समय पर धर्म परिवर्तन किए। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब भारत में आते हैं तो जातीय अपमान के कड़वे घूंट कदम कदम पर पीने पड़ते हैं, जिससे आज ही जाकर के उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। यही कारण है कि 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसी प्रकार से शुक्रिया जितने भी भारत के स्वामी प्रसाद जी, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये इसी कट्टरवादिता चरित्र। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिबेट में कुछ और भी मसले उठने वाले हैं, सही मायने में जी। तो मेरा निवेदन है कि आप और भी बातें सुने और फिर मैं आपसे उतना भी चाहिए जी। आज जितना महत्वपूर्ण विषय उठाया है, थैंक यू सर, रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डिबेट में रुके रहिएगा। मैं आपको कुछ और भी बिंदु आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करूंगा। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार का अपमानजनक, खराब, घटिया और जिस घिनौना व्यवहार हुआ, ये मन को बहुत पीड़ा देने वाला है। क्या इस तरह का जातिगत अपमान समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए? पहले तो सबसे मैं ज़्यादा साधुवाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि आपने अपने प्रारंभिक संदर्भ में ये बात कही है कि जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने सहा है जो लोग
वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर हैं। कम से कम भारत में आप ऐसे बिरले पत्रकार होंगे जो सवर्ण समाज से आते हुए भी कम से कम इस देश में दलितों दमितों की पीड़ा को बखूबी आपने अपने शब्दों में कहा। यह कहते हुए मैं भावुक हो रहा हूं, मैं तो पिछड़े तबके से आता हूं। एक कॉलेज में मैं पढ़ता था और कॉलेज में मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा जो नाम है उस नाम से लोग जानते थे। लेकिन जब लोग वहां के जाने कि मैं पिछड़े तबके से आता हूं, तो वो लोग जो मेरे साथ रहते थे मुझसे घृणा किए और तमाम तरह के मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। संयोग से मैं ऐसे पार्टी का नेता हूं, ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि श्रद्धेय नेताजी ने भी अपनी राजनीति अपने बाल्यकाल में भी इसी तरह के भेदभाव, एक दलित के घर जब उन्होंने खाना खा लिया उसका विरोध हुआ तो नेताजी उस दलित के पक्ष में खड़े हुए और उसी से शुरू हुए। 2017 में जब हमारे नेता ने अपना घर छोड़ा, जबकि वो फॉरेन से पढ़े हुए हैं, मिलिट्री स्कूल से लेकर के उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है और वैश्विक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हम तो ये मानते थे कि ये तो अगड़े होंगे, ये तो कम से कम विकासशील और विकसित, उनका भी घर लोगों ने धुलवाया। उसी मानसिकता ने इटावा के बकेवर में श्याम कठेरिया, संत कुमार और मुकुट मणि के साथ पशुवत व्यवहार किया। पिछड़े होने की वजह से कि यादव होने की वजह से उन्हें अपमानित किया गया? नहीं, देखिए, आपने तो अपने प्रारंभिक संदर्भों में इतनी सारी बातें कह दी हैं कि आपने ये भी कहा कि वो लोग नहीं जानते जो इस प्रताड़ना को नहीं झेले हैं। वो सही बात है कि जाके पैर ना फटी बेवाइसों का जाने पीर पर आई। मैं आपकी बात तो कह सकता हूं, पर मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरा, लेकिन तो मैं सिर्फ कह सकता हूं आप जिस पीड़ा से आप लोग मैं आपको पूरे बहुजन तबके की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोगों का मनोबल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं। हमारी पार्टी रही, हमारे नेता हमेशा ये बात कहते हैं अखिलेश जी कि राजनीतिक लड़ाई बहुत छोटी है सामाजिक लड़ाई की। उसी सामाजिक लड़ाई जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ज्योतिबा फूले ने एक कार्यक्रम शुरू किया और उन्होंने किताब इसी तरह के उसके खिलाफ लिखी, गुलाम। क्या जातिगत वैमनस्यता अभी भी आज के दौर में भी, जब हम इतनी तकनीक इजाद कर लिए हैं, इतना तरक्की के रास्ते पर हैं, आज भी जाति वैमनस्यता बहुत डीप रूटेड है अंदर? देखिए, आज जो जाति व्यवस्था है और जो वैमनस्यता है, वो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो बढ़ी है। जब एक मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो सिर्फ अपनी जात का नहीं है, जिसको उत्तर प्रदेश के जनमानस ने चुने हुए विधायकों के आधार पर चुना गया, जब वो मुख्यमंत्री ये कहे कि संविधान के बरक्स उसके अपनी जाति पर गर्व है, जो अपने जाति के लोगों में सबसे ज्यादा योग्यता देखता हो, तो ये जाति वैमनस्यता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, मैं पैनल में हुआ है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये पैनल में हम जितने लोग मौजूद हैं, मनोज काका उसमें सबसे सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई तो बीकॉम करा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्वायरमेंटल साइंस करा है, एलएलबी करा है, एलएलएम करा है, एमफिल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स करा है। तो मैंने पढ़ाई तो पढ़ी है, लेकिन सवाल पढ़ाई का नहीं है। यादव है इसलिए आपके ज्ञान को उतना तवज्जो नहीं मिली। मैं एक कॉलेज में था बनारस के, हालांकि वो कॉलेज शैक्षणिक रूप से, संस्थानिक रूप से बहुत अच्छा है। किस कॉलेज में? अब ये चूंकि व्यक्तिगत बात है, छत्रिया कॉलेज, यूपी कॉलेज में मैं था। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो मैं अपनी बात सर 10 सेकंड बस, आज थोड़ा बिल्कुल। मैं देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आप कबीर को आत्मसात क्यों नहीं करते, आप रैदास को आत्मसात क्यों नहीं करते? कबीर ने कहा कि जातु ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और पड़ा रहने दो म्यान, बात करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। तो सवाल ये है कि ये बहुत शुक्रिया संजय सिंह, पोषित घृणा है। धन्यवाद। मैं कहना चाह रहा हूं सरकार पोषित और बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजय जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, ये जो घटना इटावा के भीतर हुई, ये एक इत्तेफाक है या फिर जातीय वैमनस्यता, जातिगत घृणा लोगों के मन में इस प्रकार की है कि उन्होंने इतनी घिनौनी करतूत की? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये जो बाल काटने की घटना है इसका तो मैं विरोध करता हूँ। ये अमानवीय घटना है और कुछ चंद 3-4 लोगों की जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं उनको लेके आप जाति विशेष और हिंदू समाज पर सवर्णों के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता इतनी छोटी हरकतें कर रहे हैं, बुला के वहाँ सवर्णों को कह रहे हैं प्रभुत्ववादी। और मैं नोट करके लाया हूँ, उनके आज मैंने भाषण सुना है,
वो उनको शोभा नहीं देता है इस तरह का। मैं जरा मनोज काका जी को कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारे गौतम भाई साहब बैठे हुए हैं, प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादियों के कारण से हुआ। मैंने कम कहा। सर एक अरे सेकंड, तो सर, क्या बोलोगे आप सुनना भाई? चाहिए सर, आप क्या बोलोगे आप सुनिए सर। आप तो माफियावादी गुंडेवादी रहे हैं। आप तो छोड़िए अपने इतिहास को, आपको मालूम नहीं है। आप लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, पढ़ते लिखते हैं ऐसी नहीं। घटना का समर्थन किया जाए? जी नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। लेकिन हाँ, आप जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। पहले आपने राणा सांगा के नाम पर क्षत्रियों का अपमान किया, अब आपने ये नीच हरकत करनी शुरू कर दी है कि आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, इसका हम लोग विरोध करेंगे, पहली ये बात। समाजवादी और पार्टी नीच हरकत कर दूसरी रही बात, ये जो पीडीए के नाम ये पर आपने नीच हरकत किसके लिए शब्द ये इस्तेमाल घटिया नीच हरकत है। आप ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल घटिया। तो जिन लोगों ने जी। यादव होने के कारण उन कथावाचकों नहीं, के देखिए, साथ वो आपने घटना- वीडियो देखा है? नहीं, मैंने देखा है। पहली बात तो अब वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं सब डिटेल सोशल में मीडिया में जाना है। चाहिए हाँ, आपको। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ। पहली बात, मनोज काका जी, आप बात- तो उन नहीं, अपराधियों बात के सुनिए, साथ खड़े हुए सुनिए दिख मेरी रहे हैं। बात। मैं कल आपके टीवी चैनल पे था 1 बजे, मैंने कहा कि भागवत कथा सबसे ज्यादा यादव समाज ने कही है, और आज भी भागवत कथा यादव समाज कहता है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन वहां शायद कोई चीज छुपाई जा रही थी, क्या था नाम को लेके, तो बताइए ना, तो बुलाने वालों को पता होना चाहिए था। नहीं, उन्हीं अब- के इलाके अब के रहने वो वाले आधार हैं। कार्ड बनाए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो भी देखा कि मुझसे आधार कार्ड छीन के एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया। अरे क्या बेवकूफी बचकानी वाली बातें कर रहे हैं। ट्यूटरिंग आपकी हो गई है, आप बता रहे मुंह पिला दिया। अरे कहां मुंह पिला दिया गया भाई अरे आपको? जिसको बाल मूड़े गए थे वो क्या था? नहीं, बाल मूड़ना गलत बात है, मैं पहले कह रहा आप हूं। उस दंश को समझ नहीं, सकते हैं मैं संजय जी, एक समझता सेकंड हूं। सुनिए। और उस एक बात दंश सुन का लीजिए। एहसास आप कर नहीं, सकते नहीं, आप हैं। सुनिए, किसी की ये चोटी जितने काटी जा रही नेता है, यहाँ बाल बैठे काटा हैं, जा रहा है। सुनिए ब्रजेश जी, ये तथाकथित जो पिछड़ावादी और दलितवादी है, किसी ने दलितों का पैर नहीं धोया होगा। संजय सिंह आज भी पैर धो के आया है। बहुत बड़े कलेजा चाहिए दलितों का पैर धोने के लिए। सिर्फ मनोज सर उनके काका, पैर न धुलिए, समझे? उनको नहीं, बराबरी और में कैसे बिठाइए। होगा? और कैसे पैर होगा न भाई? धुलिए उनका। और कैसे उन्हें होगा? इज्जत दीजिए। और इज्जत और की बराबर बात- पे लाइए इज्जत सर। की बात सुनिए, बात सुन लीजिए। आप पैर न धुलिए नहीं, किसी सुनिए, का। अब मैं इज्जत की बात कर रहा हूं। आपके नेता प्रभुत्ववादी, देखिए अखिलेश यादव जी के साथ जो बड़ी समस्या है, वो एक बड़े पिता के संतान थे। वो चांदी की सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए, जैसे राहुल गांधी है। ये जमीनी हकीकत से कटे हुए नेता है। इन्होंने जमीन की हकीकत नहीं देखी, ये आम जनता को नहीं समझते हैं। बड़े पिता थे भाई आपकी मुलायम बातों सिंह। से मुझे उन्हीं लोगों की बातों की एक नहीं, नहीं, अब- स्मेल आ रही है बात जिन्होंने स्मेल नहीं आ रही इतनी है। बड़ी नहीं, बात घटना को सुनिए, अंजाम दिया। मैं बात कहना चाह रहा ऐसा हूं, विजय लगता है जी। कि आप उनके कट्टर समर्थक हैं। नहीं, कट्टर समर्थक नहीं। बात सुनिए मेरी बात। अब मैं बात आ रहा हूं मेन मुद्दे पे, जो आप ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं कि साहब वो कथा नहीं कहने देंगे, एक जाति विशेष कहेगी। देवी पाटन का नाम सुना है मनोज काका? जानते हैं ना देवी पाटन? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आपका सिजरा अभी ब्रजेश जी ने सुना। माता पाटेश्वरी मंदिर है, वहां के जो प्रमुख पीठाधीश्वर हैं मिथिलेश नाथ योगी जी। कौन है? अनुसूचित जाति के हैं। और मैं गिना देता हूं, अयोध्या में 65 मंदिर हैं अलग अलग, सभी अलग 65 जातियों के वहां आते हैं। अयोध्या के रामपुरवा 20 किलोमीटर है, शिवाला है। 365 दिन में 365 अलग अलग जातियों के पुजारी आते हैं। बाराबंकी का कटवा धाम, वहां बाबा जगदीवन दास है, सतनामी है, सभी संप्रदाय पर के। आपने और इटावा के सुनिए, मामले में बात कोई सुनिए, exemplary और कार्रवाई- सुनिए, सर, इतना टाइम नहीं है कि मैं नहीं, सबको अरे बारे में सुनना पढ़ूंगा। पड़ेगा। आप एक सुनिए, जाति आप विशेष एक को सवाल तो टारगेट- लीजिए। नहीं, मैं सवाल जवाब पे तो आइए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके आ रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 19 ये महसूस हो रहा है कि आपके मन में सबके लिए बड़ी नफरतें हैं। नहीं, ये लेकिन कैसे मैं कह देंगे? जानना चाहता हूं ये कैसे कि कह देंगे? जो एग्जेम्पलरी मैं एक्शन, इस बात को कह रहा सवाल हूं तो पूरा होने क्योंकि दीजिए। सबको सम्मान सवाल दिया जा पूरा रहा होने है। दीजिए, सवाल तो नहीं, आप गलत आप एक सवाल तो लीजिए। नहीं, आप गलत जो interpretation- exemplary नहीं, विजय जी, मैं इस action- बात को आपकी कंडेम करता हूं। मैं एक बात कह तो रहा हूं मुझे बता कि दीजिए सबको कि बात क्या सुनेंगे कार्रवाई तो की है नहीं। आपने? आप मेरी आप बात तो बताएं सुनिए, तो कार्रवाई क्या बात की? तो सुनिए। एक्शन के लिए अरे एक्शन क्या, जेल चले गए वो? बस उनको सामान्य क्या- धाराओं में? उनको फांसी पे अटकवा देंगे आप? ना क्या NSA लगा, ना नहीं, आप गुंडा उनको एक्ट फांसी लगा, पे अटकवाएंगे ना क्या? किसी के घर आप क्या बुलडोजर देख गया। करना चाहते हैं भाई उनके खिलाफ? ना बुलडोजर जेल गया। चले गए, जेल चले गए, और बुलडोजर। क्या चाहते हैं? अब NSA अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो ब्राह्मण ठाकुरों को बाहर निकाल के फेंक देंगे। जैसे अखिलेश आपने- यादव की सरकार जब आए तो यहाँ आपने ब्राह्मण क्या कर ठाकुरों रखा है? को सबको फांसी पे लटका देंगे वो। थैंक यू सर, आप गुस्सा ना हो, हम नहीं, लोग आराम गुस्सा से तो बात होंगे करते हैं। जब इस तरह की बात हो रही है। सौरभ गौड़ मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के और सनातन समाज के लिए बड़ा एक्टिव रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौड़ जी। ये इटावा की घटना को लेकर आप लोग के मन में क्या चल रहा है कि क्या जातिगत कारणों से ऐसा किया गया या कोई और वजह थी?
देखिए, धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमन करता हूं कि आज जिस विषय को लेकर आप आए हैं, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं अपने बारे में पैनलिस्ट को सबको ये बता दूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, वो अपने घर के अंदर तक सीमित हूं। जब मैं घर से बाहर होता हूं तो मैं कट्टर सनातनी हूं, और मैं सनातनी भी बाद में, पहले भारतीय हूं फिर सनातनी हूं। ये जो घटना हुई है इटावा में, इसने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया। मुझको सुनने के बाद सहसा विश्वास नहीं हुआ कि ये इस प्रकार का किस तरीके से लोग कर सकते हैं। आज के जमाने में ये संभव नहीं है। फिर भी जो कुछ हुआ, जितनी घटना की जानकारी मैंने लेने की कोशिश की, तो मुझको ये पता चला कि शायद उन्होंने अपनी जाति बताने में कुछ भूल की थी, गलती की थी। उन्होंने बताया था कि हम लोग ब्राह्मण हैं, और बाद में कुछ ऐसा पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब उन्होंने जो हुआ, जिन लोगों ने ये अपराध किया उन्होंने सही किया, वो तो दंडनीय अपराध है, अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदवः सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा और मम मंत्र समानता। हम सारे हिंदू एक हैं और हमें आपस में भाईचारा बना के चलना ही चाहिए। जिस तरीके की ये घटना तो है, ये हमारे समाज में विघटन पैदा आप करने बताइए वाली कि है। ये समाज में जिस तरह की व्यवस्था है कि कथा वाचन क्या सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, रामचरितमानस का पाठ क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, अब हाँ, आपने सही क्या प्रश्न ईश्वर किया, पे सबका और मैं हक नहीं आपको- है सर? हर आदमी का हक है, नहीं, सुन और मैं लीजिए। कहता हूं वंचितों का ज्यादा हक है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूं इसमें दो तरीके की बातें हैं। अगर आप मुझसे ये प्रश्न शास्त्रोक्त पूछते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तो श्रीमद् भागवत में ही आप ये समझिए कि इसके 6 अध्याय के 20वें श्लोक में, जो इसका महात्म्य श्रीमद् भागवत का, उसके 6 अध्याय का जो 20वां श्लोक है, उसका श्लोक में आपको बताता हूं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत न स्पृह। इसका जो अर्थ है कि जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी और अत्यंत निष्प्रय, यानी इच्छा रहित, कामना रहित, लोभ लालच से दूर हो, विरक्त यानी माया मोह से दूर हो, ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए। ये तो सर शास्त्र में लिखा है। मुकुटमणि यादव मगर- और संत सिंह यादव, इनको इतना सुन ज्ञान तो है लीजिए। भागवत का कि इन्हें तो ब्राह्मण मानना चाहिए आपको। हाँ, आजकल अधिकांश हमारे वृंदावन में तो ये समझिए कि सबसे ज्यादा भागवताचार्य तैयार होते हैं, और आज की तारीख में ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों के लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। पर यहाँ जो गलती हुई है, जितना मुझको पता चला है, कि उन भागवताचार्य ने अपनी जाति बताने में कहीं गलती की। तो ये जो अति उत्साही जो लोग थे, इन्होंने इस तरीके का एक कांड कर दिया जो हमारे सारे ब्राह्मण समाज के ऊपर उंगली उठने लगी, जबकि सारा ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है। आज ब्राह्मण Thank you. समाज के लोग हर तरीके जी, से हमारे साथ सौरभ जी सहयोग कर मौजूद रहे हैं। रहिएगा। आपने कुछ अच्छी बातें भी रखी हैं। मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूं, फिर किशन देव मौर्य के पास चलूंगा। राजेंद्र जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी जाति व मनुष्यता हमारे समाज में इतनी डीप रूटेड है कि लोग इस तरह का घृणा भाव रखते हैं कि पहले तो इनवाइट करते हैं, भागवत का पाठ कराते हैं, फिर जब दान दक्षिणा की बारी आती है तो जाति का आरोप लगा के मारपीट करते हैं, अपमानित करते हैं, बाल मूड़ देते हैं, पेशाब कर देते हैं? इससे घिनौना कृत्य और क्या हो सकता है? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही अत्यंत संवेदनशील इशू उठाने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना ने दलितों और पिछड़ों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। यह घटना दलित और पिछड़े भाजपा के लिए पंचिंग बैग बन गए हैं। कोई भी बात होती है, ये लोग हर तरीके से दलितों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? ये तो बीजेपी कुछ लोगों आप ने किया है ना। देख लीजिए, अभी बीजेपी कहाँ से? उदाहरण सर, एक अभी सेकंड। उदाहरण नहीं, बता रहे दलित है कहाँ हैं, इसमें? अभी बता रहे हैं, बोलने आपको दे। धैर्य रखिए एक भाई दलित साहब। पत्रकार को बोलने नहीं दे नहीं, रहे इसमें हो। दलित है कहाँ? अरे, वो दलित अभी है आप इसलिए। बता रहे नहीं हैं नहीं, जबरदस्ती दलित खींच रहे क्यों हो। नहीं है? दलित है इसलिए बोलने नहीं दे रहे हो आप नहीं, आप नहीं, बोलो। बोले श्याम झूठ बोले। कठेरिया तो लेकिन है जो झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ नहीं बोल नहीं, रहे। नहीं, दलित आप नहीं है आप इसमें। अरे दबाने भाई की साहब, कोशिश ना करें उन्हें, प्लीज आप बोलो। अभी एक घटना कानपुर की हुई, सीएमओ को ये आपको क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं?
चूंकि इनके जहन में जात का वर्चस्व दलित है। कैसे बोलेगा? जी हाँ, कैसे बोलेगा? इनको लोगों को बर्दाश्त बहुत नहीं होता गलत बात है आपकी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम बिल्कुल सही आपके कह रहे दिमाग में वर्चस्व है। आप बोलने नहीं दे नहीं, रहे आप बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे हैं। हमने आपके नहीं, टाइम आपकी गलत बात को मैं condemn कर रहा हूं। कुछ नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ये इसलिए क्योंकि ये सोचते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, ये गलत बात है ये। नहीं, ये गलत बात है आपकी। बिल्कुल सही बात है। यही आप दिख रहा आपके है। दलितों के यही लिए काम यही कर तो रहे हैं। आप आप यही कितने दलितों के लिए काम कर रहे हैं? अरे बताइए हम मुझे। आप पहला आप राउंड, अपने लिए कितने बताइए, दलितों आप को बोलिए। भला किया? ना, ना, आप संजय बताइए, जी, हमारा पहला नहीं राउंड, किया। पहला राउंड, आपने पहला राउंड, अभी नो। एक दलित आप सीएम बोलिए। को कितने दलितों को भला किया आपने? अरे हमने बहुत कितनों को आप पढ़ाया? हमसे नहीं कितनों को बताइए। आप बोलिए, नौकरी दी? आप बताओ, बोलिए। बैठिए। एक दलित सीएमओ को नहीं, आपने बर्खास्त कितनों किया, को आईएएस को संजय जी, कितनों को पढ़ाया? संजय जी, बताओ ये पहला पहले। राउंड है, आप बोलिए। ये पहला मत राउंड, करिए। पहला राउंड। ये आप हमसे मत पूछिए कि आप बोलिए सर। कितनों को नौकरी आप दी? मेरे से बात कितने करो। दलितों को भला अरे किया? मेरे से हम बात जब करो। होंगे आप पावर में कौन है? पावर में पावर आप में हैं। क्या? पावर में आप है, हैं। आज भी पावर में हो। आपसे जवाब पूछा जाएगा। आप जब भी कभी दलितों की बात होती है, आप लोग नहीं, अपमानित ये करने का एजेंडा नहीं बात करते चलेगा। हैं। ये एजेंडा ये- जो और ये नफरत आप वाला जैसे एजेंडा लोग चलाते हैं ना आप, ना, ये नहीं चलेगा। ये आपके सबसे ज्यादा आपके दलितों के चहने लिए से भाजपा नहीं है। काम कर रही है। आप लोग बकवास कतई करते हैं। नहीं कर रही है भाजपा काम करती कुछ दलितों नहीं के कर लिए। रही है भाई साहब। भाजपा अगर योगी जी कर भाजपा रही है। काम कर रही अरे होती आपके तो इस तरह की दिमाग में घटनाएं जहर नहीं भरा होती। होगा। आप इनको बोलने तो घटनाएं नहीं नहीं दे होती। कैसे बोल रहे हो? 2022 में जब जहर भरा हुआ किसी होगा। आदमी जाति का डाटा दलितों के देखिए। कारण आप इन्हें बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, ये गलत लाल आप छेड़ रहे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, बोलने नहीं दे रहे हो। अरे हम अरे फेस आप- करते हैं वैसा विशेष सरकार में। किस क्या? जाति हम से नहीं हम फेस आते करते हैं? हैं। क्या करते वो हैं? हम भी बहुत फेस कर रहे हैं भाई चलती है। साहब। हाँ? इस सरकार में बहुत बोलिए। चीजें फेस कर रहे हैं। आप बोलिए। दलित होने के बावजूद दलित पत्रकार आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय से जब से 2017 से सरकार बनी है, किसी भी दलित पत्रकार को वहां आमंत्रित नहीं किया गया। फॉरवर्ड क्लास के सब अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इटावा की घटना है वो क्या अरे हम संदेश पेश लेकर करें आई भाई है? साहब। सर, एक सेकंड, आप बोले दलाली इटावा खाने की को नहीं मिल रही है ना। इटावा अब ये हाँ, यही तो आपको बता रहे हैं। दलाली नहीं खाने को मिल रही आपको है। इतनी संयम बरतना चाहिए। नहीं, नहीं, पहला गलत राउंड बात। है। नहीं, नहीं, पहला राउंड है। दलाली आप तो देखिए। मायावती के समय में कितनी आप खाई है बोलिए। बता दो। आप बता दें। मायावती के समय में कितना माल लूटा है? किसने बताओ। किसने सपा के समय में कितना माल मिला हुआ है ये भी बता किसने? दो। आप उस बता पर दो। मेन मुद्दे पे आइए। नहीं, नहीं, आप गलत मेन बोल मुद्दे रहे हैं। पे आइए। मैं विरोध मेन करूंगा। मुद्दे पे आइए। कैसे आपने अरे आप मेन मुद्दे पे आइए। आप बोले सर। मर्यादित नहीं, नहीं, ये- आप सर रुक जाए प्लीज, आप बोलिए। इटावा की घटना क्या संदेश देती है? इटावा की घटना आप सर बीच में ना दलितों बोलिए। पिछड़ों के लिए आप बहुत मत बोलिए। घातक आप शांत संदेश है। बहुत ही घातक संदेश है। ये समाज हम लोग बताइए, क्या कोई दलित या पिछड़े वर्ग का आदमी का रामकथा नहीं है? ये उनको ये लोग हिंदू पर नहीं कार्रवाई मानते कर हैं। दी, जेल तो भेज दिया, और क्या मैं जवाब दूंगा इस बात हिंदू का। नहीं आप मानते हैं। शांत रहो। हाँ। मैं जवाब दूंगा। हाँ, जैसे आप- मुझे आपको- समय दीजिएगा। आप दूंगा सर। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं बैठ के। अब हिंदू आप नहीं जानबूझ मानते ये के लोग डिस्टर्ब दलितों कर रहे हो। को। पहला राउंड है, आपको संयम बरतिए। आप बोलिए, जी एक संदेश क्या गया इसका? नहीं, संदेश बहुत बुरा गया भाई साहब। इन लोगों को जानते All कि right, एक किशन बड़ी देव- अपमानजनक घटना हुई, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऑलराइट, और किशन जेल देव में- मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं, अपना महान दल के से जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया आपका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इटावा की घटना ने समाज में किस तरह का संदेश दिया है? मैं धन्यवाद देता हूं भारत समाचार का, मुझे बोलने का मौका मिला। इटावा की जो घटना है वो निंदनीय भी है और दंडनीय भी है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना दलित, पिछड़ा या मुसलमान करता है, छोटी भी घटना करता है, तो उसके घर बुलडोजर जाता है, बुलडोजर गिराया जाता है, उसके पैरों में गोली मारी जाती है। लेकिन आज शर्म की बात है, समाज को तार तार करने वाली घटना हुई है। एक दलित पिछड़े को सर मुड़वाया गया, उसके ऊपर पेशाब फेंका गया है, लेकिन भाजपा सरकार लिपापोती कर रही है। अगर वास्तव में भाजपा सरकार चाहती है कि दलित पिछड़ों का अधिकार दे और दलित पिछड़ों के बारे में काम करना चाहती है, तो उसे जिन लोगों ने ये घटना की है उसके घर बुलडोजर जाए, बुलडोजर उनका घर गिराए, पुलिस उसको उनके पैरों में गोली मारे। जैसे दलित पिछड़ों के पैरों में गोली मारी जाती है, उसी तरह उनके भी पैरों में गोली मारी। नहीं, कितने लेकिन दलितों को नहीं गोली मारी मारी? सर, एक कितने सेकंड। दलितों को अरे गोली रुक मारी जाओ, है? रुक जाओ। अरे एक मैं सेकंड। नहीं, बताओ कितने नहीं, दलितों को बीच गोली में- मारी है? आप बकवास बीच कर रहे में- हैं। बीच में- बीच में नहीं। नहीं, गलत बोल रहे हो। आप बीच में मत सब्र बोलिए। रखिए, कंटिन्यू थोड़ा सर। सब्र रखिए। नहीं, बताओ कितने दलितों को गोली मारी संजय है? जी, आप डिबेट आपसे डिस्टर्ब ना ज्यादा करें, जमीन मैं पे समय रहता हूँ, दूंगा आपको, आपसे बीच में ना ज्यादा जमीन बोलिए। पे रहता हूँ, थोड़ा सब्र आप कंटिन्यू, रखिएगा। किशन जी कंटिन्यू। एटा में, उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं मैं गिना सकता हूं जहां दलित समाज के व्यक्ति की बारात नहीं निकलने दी जाती। ये इसको क्या नकारा जा सकता है कि बारात नहीं निकलने दी गई, लोगों को घोड़ी से उतार दिया गया, नाचने नहीं दिया गया, रास्ता बदला गया बारात जी। का। इस तरह की तमाम घटना उत्तर प्रदेश में है। सरकार का ये कहना है कि हमने घटनाएं छुपी गिरफ्तार हुई हैं। करके जेल भेज दिया, क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये तो लीपापोती सरकार कर रही है। क्या दलित पिछड़ों को कभी इस तरह किया जाता है? उनके पैरों में गोली मारी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, घर सीधा बुलडोजर जाया जा रहा है, उनके भेजा जा रहा है।
जिनकी कोई दोष नहीं। एक छोटी सी मैं घटना आपको, भाजपा प्रवक्ता की बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं आज अपने घर से दलित पिछड़ों के पैर को धुल के आया हूं, उनके पैरों को धुल के आया हूं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर में जाके एक दलित पिछड़ों को बैठा के कथा करा सकते हैं? जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके लिए आप अपने घर में जाके कथा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। बस इसी मीडिया में आप बोलने का काम करेंगे। आइए कथा करिए, आप पत्रकारों भेजिए दलित को, भेजिए, आइए आप कथा करिए। मौर्य जी आइए, आपका स्वागत है घर पे, आइए कथा करिए, आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, कल ही कराता हूँ, आ जाओ, पड़ती है, आ जाओ, ले आओ जिस दलित को लाना है, जिस पिछड़े को लाना है, खुद आ जाओ यार। इनकी अरे आ जाओ यार, हम बुला रहे हैं तुम्हें। थैंक यू, धन्यवाद वीरेन जी, धन्यवाद। बेचैनी आपकी दिख रही है कि नहीं, आप झूठों की बेचैनी है ये, दबा के ऑल राइट, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। याद वीरेन रखिए, धन्यवाद। मौर्य जी, सरकार मौर्य जी शुक्रिया, एक सेकंड रुक जाएं प्लीज। वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं वीरेन जी कि इस तरह की घटनाएं ये समाज में किस तरह का विद्वेष और वैमनस्यता को बढ़ावा देती हैं? बड़ी हैरत की बात है कि जब हम लगातार तरक्की की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो ऐसे समय में इस तरह की जाति आधारित घटनाएं होती हैं और जो समाज को बांटती हैं। ये बात ज़रूर है कि जब कोई घटना होगी तो राजनीति भी होगी, जब जिसका अवसर आएगा वो उस पर बोलेगा। तो ये सबसे पहली बात आती है कि क्या हम लोग अपनी इच्छा से किसी जात में पैदा हो सकते हैं? कोई ऐसा सिस्टम है भगवान के यहाँ जिसमें बतावें कि हमको सवर्ण के यहाँ पैदा कर दो, इनको ओबीसी के यहाँ पैदा कर दो या दलित के यहाँ? तो जो प्रकृति प्रदत्त सिस्टम है वो कोई अपनी इच्छा से कहीं नहीं गया है। नीचे आकर ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम उच्च कुल में हो, तुम निम्न कुल में हो। ये व्यवस्थाएं ही विभाजन का मेन कारण है। आज जब मंदिर जाने पर किसी को कोई रोक नहीं है, भगवान का नाम लेने पे कोई रोक नहीं है, तो कथा कहने पर कौन सा रोक है? कोई जात का आदमी, खाली एक विशेष आदमी कथा कहेगा, ये इसकी कोई मान्यता नहीं है। हम विद्वता का सम्मान करते हैं, वो चाहे रैदास में रही हो, चाहे कबीर में रही हो, चाहे ज्योतिबा फूले में रही हो और चाहे रसखान में रही हो। वहाँ हमने न धर्म देखा न जाति देखी और ये लोग अमर हैं। तो ये जिस देश में ये तहजीब रही हो, हजारों साल पहले राम ने जब चित्रकूट से वो लंका वन की ओर जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ गए थे सबरी का बैर खाने, जूठे बैर खाने। वहाँ उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वन का रास्ता पूछने नहीं गए थे। राम ने हजारों साल पहले ये दुनिया को संदेश दिया कि सबरी एक भीलनी जिसको लोग छूना, दूर से देखना नहीं पसंद करते, उसके जूठे बैर खाकर उन्होंने दुनिया को बताया कि जात पात, भेदभाव, छुआछूत हम आज से ख़त्म करते हैं। हजारों साल पहले हमारे भगवान ने ख़त्म किया इस चीज़ को और आज हजारों साल बाद वो व्यवस्था कायम है। ये बड़े दुख की बात है। ब्रजेश जी, किसी के बाल मुड़वा देना, किसी के साथ मारपीट करना, उत्तेजना में लोग जो काम करते हैं उसका समाज पे बड़ा विपरीत असर पड़ता है। ये अधिकार छीनना निहायत गलत है और अगर लोगों को जातियों से इतनी समस्या है तो उनको फिर डॉक्टर भी अपनी जात का देखना पड़ेगा। एक्सीडेंट के समय खून की ज़रूरत जब पड़ेगी तो उसको भी अपनी जात का देखना पड़ेगा। कथा वाचन तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इमरजेंसी में या किसी सरकारी कार्यालय में आप जाएंगे तो किसी बाबू से, अफसर से जात देखकर नहीं मिलेंगे। तो इस सिस्टम में ही तमाम भेद हैं और इन भेदों को खारिज करता चला आया है समाज और आगे भी करता रहना होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का यही मतलब है। शूद्र कहकर किसी को पूजा पाठ से वंचित नहीं किया जा सकता। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है कि खाली उसी के पास आएगा, बाकी किसी के पास नहीं जा सकता। जाति देखकर ज्ञान नहीं आता है, लेकिन ये व्यवस्था ने बड़ी खराब चीज़ों को अपनाया है और इससे लड़ना पड़ेगा। लोग लड़ भी रहे हैं। जब मौर्य जी मंत्री थे तब तमाम सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते थे, इनका भी सम्मान पैर छूते थे। उसमें तमाम सवर्ण जात के लोग होते थे। जो लोग ताकतवर हैं, उच्च पदों पर हैं, वहाँ जात पात लोग नहीं मानते। जो कमज़ोर हैं उनके साथ लोग
तमाम बंधन बांधते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इंसानों को, भगवान ने तो इंसान को बनाया, लेकिन इंसान ने ऐसा भेदभाव बना दिया कि आपको परमात्मा की बनाई हुई कृति देखकर ही घृणा होने लगेगी, इनके व्यवहार से, इनके तौर तरीकों से। फिलहाल जिस समाज में इतना भेदभाव हो, वहां पर किसी आदमी के लिए काम कर पाना बड़ा कठिन है। आज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का एक शेर है, सुनिएगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत जबरदस्त बात कही जी। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो कह गए कि भगवान सबका है। और जहां जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। और उदय झूठी कहानी है राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं, वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची बात कह दी। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुनने के बाद शायद लोग अपने विचारों को बदलें और समाज में सबको सम्मान दें। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, डिबेट का दूसरा चरण है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। मौर्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वर्तमान दौर की जो हमारे देश और प्रदेश की राजनीति है, क्या वो समाज को और डीप रूटेड जाकर बांटने का काम कर रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीति हो या प्रतिपक्ष की, और ये उसी का इम्पैक्ट है? सही मायने में हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 51 जे स्पष्ट इस बात की व्याख्या करता है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं क्षेत्र के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है ये धर्मांधता है, धर्म की कट्टरवादिता है, और ऐसी कट्टरवादी सोच जो धर्म में धर्म संगत बनाते हुए लिखते हैं जी कि पूजे ही विप्र शकल गुणहीना, पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी शूद्र गुणी है, ज्ञानी है और उसमें एक्सपर्ट भी है, तो भी उसका सम्मान न करो। जब इस प्रकार की बातें लिखी जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से, प्रचंड रूप से उसका असर समाज पर पड़ता है। यही नहीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र और महिला समाज को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना ही अगर ये धर्माधिकारी धर्म मानते हैं तो हम समझते हैं ऐसे धर्म की बलिहारी है। जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अगर हम किसी को नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान के नियमों की अनदेखी होगी। मौर्य जी, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति है जो समाज को बांट रही है? खासतौर पर वर्तमान राजनीति ये समाज को बहुत बांट रही है। वर्तमान में इसमें कोई दो राय नहीं, हम किसी का मन दुखाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है, जबकि लोकहित की राजनीति शुरू होनी चाहिए, राजनीति शुरू होनी चाहिए बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीबी की, किसान समस्या की, लाभकारी मूल्य दिलाने की, छुट्टा जानवर से मुक्ति की, स्कूल 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, उसका टाइम किसके पास है सर? देश के सामने इन सब बातों पे कहाँ टाइम कर बात कर रहा है सर? आप मायावती, लेकिन ऐसा न सत्ता में थे, करके, ऐसा न भाजपा में थे, करके क्या किया आपने? हिंदू जवाब दीजिए आप। मस्जिद आप मंदिर उनको की बोलो, बात सीनियर करके लीडर हैं। जो सीनियर यहाँ आप तो उनकी बात सुने, आप उनकी भड़काई जा जवाब- रही है, अपनी उसी बारी का में आप नतीजा सबको है। दीजिएगा। सत्ता के संरक्षण में एक वर्ग विशेष के लोग इस प्रकार के घिनौनी हरकत करते चले जा रहे हैं। हम समझते हैं सरकार कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसके लिए दोषी है। स्वीकार करें या न करें, लेकिन अगर सरकार निष्पक्ष काम करती होती तो शायद इस प्रकार के हौसले इनके बुलंद नहीं होते। जिस प्रकार से कथावाचकों की टांगों में पिटाई हुई है, यह घटना शर्मसार करने वाली घटना नहीं होती। ऑलराइट, शुक्रिया मौर्य जी। मैं मनोज जी आपको आमंत्रित करता हूँ। वर्तमान दौर की जो राजनीति है, एक बड़ा डीप विषय है और मैं आपके उस भी समझना चाहता हूँ, क्या ये राजनीति बांटने वाली है जो समाज को बांट रही है? ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ये अब से नहीं है, जब से आरएसएस का प्रादुर्भाव हुआ है। आप बंच ऑफ थॉट भी पढ़ें तो वो भी संविधान विरोधी था। बाबा साहब ने बहुत अच्छा करा कि 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने
मनुस्मृति को जलाया। लेकिन वो मनुस्मृति जो इस देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था में ऊंचे पायदान पर हैं, वो अपने श्रेष्ठता का भाव बचाए और बनाए रखना चाहती हैं। चूंकि वो कामचोर लोग हैं, वो कायर लोग हैं, उनका पराक्रम, उनकी गीता में तो ये भी कहा गया, अगर चौथे अध्याय में गीता की बात करें तो एक श्लोक है उसमें कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मह विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो वो ज्ञानी चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी हो वो, लेकिन ऐसे ही लोगों के घृणावश जब हमारे संविधान निर्माता ने 1954 में ये हिंदू धर्म छोड़ा था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो समता एक आरोप ये लग रहा है कि इस मामले को आप भाव- राजनीतिक तूल देकर इसका सियासी फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैंने बात आपको बताई, उनके विचार मैंने बताया अपने पार्टी का, कि हमारी पार्टी ये मानती है, आज भी मानती है कि सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक रूप से जो भेदभाव है, जो वंचितों और दलितों के Thank you, खिलाफ, sir. उसके लिए थोड़ा समाजवादी सा वक्त पार्टी का को अभाव। चाहे धन्यवाद। जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, समाजवादी पार्टी Okay, का all एक right. एक कार्यकर्ता बीजेपी और के- उसमें Thank you, दलित sir. और पिछड़े Sir, दोनों धन्यवाद। तबके के लोग थे, धन्यवाद। जो बीजेपी थोड़ा सहयोग समर्थित करें आदमी आज। आपने बैठा, धन्यवाद। उसको ये भी नहीं पता, धन्यवाद, उसमें sir. श्याम कठेरिया बेचारे, Thank you, sir. जो युवा धन्यवाद। अंधा था वो था, उसके खिलाफ भी सर अपमान थैंक यू उस पर छिड़का ऑल गया। राइट संजय ये सिंह देश जी, का दलित मैं और आपसे पिछड़ा जानना तबका चाहता देख हूँ भाई क्या समस्या है आपको अगर पिछड़े समाज के यादव समाज नहीं के मैं लोग आपके चैनल पढ़ने पर आज जाएं? खुल के बोल रहा हूँ। अभी ये जो अपने दल के तथाकथित नेता बैठे हुए हैं, महान दल के मौर्य, किशन देव मौर्य, जी कह दीजिए। नहीं जी चलिए साहब जी, क्या तो ऐसी प्रॉब्लम है मौर्य लोगों से? ऐसा है किशन जी देव कहिए। मौर्य जी, आपका स्वागत है और गौतम जी बैठे हुए हैं, आप दोनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे कहाँ? यहाँ कथा कहने आइए, कथा मैं करवाता हूं, उसमें सभी लोग आएंगे, जाओगे ब्राह्मण भी इनके घर? आएंगे, मैं इनवाइट कर रहा हूं इनके इतने घर बड़े जाओगे? चैनल पे बैठ के। सुनो, अगर अगर इनके आप घर नहीं जाओगे? आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हम लोगों से नफरत करते हैं। बोलिए। आप खुल के आइए, आप एक सेकंड। लेके आइए किसी दलित आप को। जाओगे? नहीं, अब बात सुन लीजिए, जाओगे लेके क्या? आइए आप दलित को, कथा हम सुनेंगे, अभी संजय पैर जी- धोएंगे, पैर धोएंगे दलित संजय जी ने का, अभी व्यासपीठ पे अच्छा, सुन तो ले एक बैठाएंगे, मिनट। यादव को लेके जवाब सुनिए, आइए। जवाब। संजय जी ने कहा अभी हम इनके घर जाओगे? नहीं, सुन नहीं, तो- हम नहीं, घर हम आइए उसी पे आपका। उसी पे अब आ रहे हैं। आपको संजय अतिथि जी ने देवो कहा- भव। एक सेकंड रुको। संजय जी ने कहा हम दलित का भागिएगा नहीं शूद्र- गौतम जी, शूद्र- भागिएगा जवाब नहीं। सुनिए का दो। पैर हाँ। धो के आए हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले अरे यही साहब, बात हम बहुत कहा, करके आए हैं, आप हमारा लेकिन जानते ही नहीं है। इनकी जो बातों से जो टॉन्ट ये कह रहे हैं कि दलित योग्य नहीं है, इनकी बातों से लग अरे रहा है। वाह वाह, अरे नहीं यही- अरे यार यही- गजब के अरे विद्वान भाई हो साहब, यार तुम। अरे यही तो अरे आपका- कमाल के आपका- विद्वान तुम हो। नहीं, आप- जब हम आप- आपको आप इनवाइट यही कर रहे कहना चाह हैं, रहे हैं कि आपको आपने इनवाइट कर रहे हैं, भाग बहुत- क्यों रहे हो? नहीं, क्यों भाग रहे हो? अरे भाई अरे लेके आओ, कथा कहो। 100% आप कथा मैं करवाइए, हम चैलेंज आएंगे। कर रहा हूँ हम तो इतने उसमें वरिष्ठ हर पत्रकार जगह- के सामने, हर जगह आते देश के हैं, बड़े हर जगह पत्रकार आते हैं। हैं। इनके घर जाओगे? भागो मत, भागो भागो मत। थैंक यू। लेके आओ, धन्यवाद। अभी कथा करवाता हूँ। नहीं तो तुम्हारा आपके मुकाबला तुम लोगों का आपका। होता, चीखने आप चिल्लाने लोगों से का आपका, होता, आपका। खुल गया। डरेगा नहीं। अरे नहीं डरेगा, लेके क्यों नहीं आते? अरे आप भाई साहब, अरे लेके क्यों नहीं ठीक आते? है। अरे हम तो आ ही रहे हैं, हम तो आइए, आप जब कथा बुलाओगे कहिए। तब आएंगे। आप क्या- आप बुलाएंगे तो हम हमेशा हम बुला आएंगे, रहे हैं, हम नहीं ऐसा कर- नहीं है, आप हम विदेशी आएंगे। भाई साहब को- लेकिन- धन्यवाद। लेकिन आप इसमें इनको सौरभ बताइए। गौड़ जी को लाया आप जाए। डेट धन्यवाद फिक्स सर, करके थैंक यू सर। बताइए। सौरभ मैं गौड़ बुला रहा हूँ जी, आपको। सौरभ जी हम मुझे तो एक बात आएंगे, जब बताइए, बुलाएंगे तब स्वामी आएंगे। प्रसाद जी जो नेताजी थे नहीं। सर एक नेता- सेकंड। हम- आप शांत हो नेताजी जाइए, नहीं, आप शांत हो नेता- जाइए, बता दीजिए आप मुझे शांत हो भाई जाइए, साहब को। आप शांत और हो ये जाइए। किशन एक देव सेकंड मौर्य रुके। जो बैठे हैं, नेता इनको तो भी आप मैं हैं। आमंत्रित एक बात जी, एक कह बात- दीजिए। नहीं, क्यों इतने किशन इस तरह से देव आप नाम मौर्य जी, पुकार रहे हैं? अगर आप छोटा दिखा रहे हैं पोजीशन उनको। हो और वो मौर्य जी बढ़ के नेता चले गए हैं तो जरा चंद्रिका देवी मंदिर आ जाइए कठवारा में, बहुत फेमस मंदिर। सौरभ गौड़ जी मैं आपसे नहीं, जानना नहीं, चाहता अच्छा, हूँ 10 मिनट, कि- नहीं 10 10 मिनट सेकंड। कहाँ 10 सेकंड? वहां आपके माली समाज, मौर्य समाज के पुजारी हैं, वहां साथ में ब्राह्मण चंद्रिका देवी मंदिर बहुत ऑलराइट, प्रसिद्ध सौरभ है। गौड़ जी मुझे आइए, एक बात बताइए, आइए वहां। क्या राजनीति जो देखिए, वर्तमान दौर की है हिंदू समाज को बांटते वो नहीं एक सेकंड आप सर लोग। शांत रहे, शांत रहे, ओके। क्या दिए। वर्तमान दौर की हिंदू समाज को जो बांटते नहीं। सौरभ गौड़ जी कथा क्या कहने कब आ सर रहे एक हो? सेकंड शांत हो जाए। कथा कहने आओ। सौरभ गौड़ जी क्या वर्तमान दौर की राजनीति है वो हमारे समाज को बांट रही है या फिर समाज पहले से बटा हुआ है, इस वक्त ज्यादा घृणा फैल गई है? सौरभ गौड़ देखिए जी। ऐसा है कि आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, एक संजय सिंह जी की बात अलग तरीके से आ रही है, बाद बाकी के जितने लोग पैनल में बैठे हैं उन लोगों का उद्देश्य उस पीड़ित व्यक्ति के लिए
कोई संवेदना वाला नहीं है। इन सभी लोगों की मैंने बात सुनने के बाद ये तत्व निकाला है कि ये घोर जातिवादी लोग हैं। मैं ब्राह्मण होते हुए भी उस घटना की इतनी निंदा कर चुका हूं और कल से कर रहा हूं, कई चैनल पे मैंने की है। मगर इन लोगों का उद्देश्य ब्राह्मणों को नीचा दिखाना। क्या ब्राह्मण कोई जाति है नहीं क्या? ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं? अगर 4 ब्राह्मणों ने मिलकर कोई गलत काम कर दिया तो बाकी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर चलती है, जब वो जबान खोलते हैं तब हिंदू के विरोध में बोलते हैं। थैंक यू सर। यहाँ जितने भी थोड़ा सा वक्त का अभाव है, सहयोग करें थोड़ा। हाँ, किशन देव मौर्य जी, आप कुछ कह रहे थे। गौड़ साहब रुक जाएं थोड़ा जी। नहीं, धन्यवाद। कुछ कह रहे थे आप। अच्छा, ये बुला रहे हैं संजय सिंह अपने घर कथा के लिए। आइए कथा के लिए आइए। देखिए, कथा के लिए संजय सिंह जी हमारा इंतजार ना कथा करना अरे तो ले आइए आप किसी अपने समाज के लोगों को। लोग हैं, भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं। आप उनको बोलिए, फिर इंटरव्यू करेंगे। बड़ा विषय है भाई साहब, बड़ा विषय है। आप बोलिए, समाज को बदनाम कर रहे हैं लोग। किशन जी बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, चूंकि मैं इस घटना से हटके असली हिंदू पे बात करना चाहता हूं। अरे आइए, असली हिंदू हो तो आइए कथा कहने, लेके आइए। मैं आपसे मैं बार खेलूंगा आपको। बोलने दे, कंप्लीट कर लेंगे सेंटेंस ना, बोलिए। मैं बुला रहा हूं आपको। सर, मैं आपका माइक बंद करा दूंगा, आप मानेंगे नहीं तो माइक बंद कर दो इनका। बोलिए किशन देव जी। जी धन्यवाद सर। जब ये देश मान्यता है कि जब ये देश वेद के आधार पर चलता था तो जातियां कर्म के हिसाब से मानी जाती थी। सब पैदा तो शूद्र होते थे, लेकिन जातियां कर्म के हिसाब से मानी जाती थी। जो पढ़ने पढ़ाने काम करता तो वो ब्राह्मण कहलाता था, जो युद्ध लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता था। सर घटना पर आओ सर, इस मुद्दे पर आओ सर। मैं घटना पे आ रहा हूँ। 2 मिनट, हमें भी 2 मिनट समय दे दिया सर। बिल्कुल देंगे। जो व्यापार करता था वो वैसे, और जो बाकी काम करता था वो ये मनुस्मृति कहती है सर, संविधान नहीं कहता। नहीं, ये संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं, मनुस्मृति नहीं, वेद की बात कर रहा हूं। अगर ये देश वेद के आधार पर चल रहा होता तो जिनको आज अपमानित किया गया वो असली में ब्राह्मण होते, और जिन्होंने बाल काटा, जिन्होंने अपमानित किया, वो हो सकता है जो अपने काम करते, हो सकता है खेती कर रहे होते तो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन जो ये देश मनुस्मृति के नाम पर और तमाम चीजों की तरह बांटा गया, उससे आज ये राजनीतिक व्यवस्था बांट रही है या समाज खुद ही बटा हुआ है? नहीं, ये राजनीतिक व्यवस्था बांट रही है। भाजपा सबसे ज्यादा भाजपा सरकार बांट रही है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा भाजपा सरकार बांट रही है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर दलित पिछड़े कोई अन्याय, अगर कोई गलत काम कर देते हैं तो सीधा गोली, जेल और बुलडोजर। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई अगड़ा करता है, अगड़ा हिंदू करता है तो उसके लिए सम्मान, माला सब है। गौतम जी, योगी सरकार संजय सिंह का इन्विटेशन नहीं, हम तो स्वीकार है भाई साहब। जाओगे? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगे कि लखनऊ के लाल ने आज कमाल कर दिया। अंतरिक्ष में जो माइलस्टोन आज शुभांशु शुक्ला ने स्थापित किया है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। 14 दिन वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और बहुत कुछ खोजने वाले हैं। तो हमारे यूपी में सिर्फ जातिवाद नहीं हो रहा, बल्कि तरक्की की नई कहानियां भी लिखी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।